हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आ चुका हूं, थोड़ी सी विलंब हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, हाँ जी, सभी लोग जुड़ जाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे स्टडी लाइफ, काजल कुमारी, सुशील कुमार चौधरी, सुप्रिया, सभी बच्चे जो है जुड़ चुके हैं। एक बार आप सभी लोग क्या कीजिए, शेयर कर दिए। वाह, आप कैसे हैं जी? हम अच्छे हैं, आप सभी लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार है, स्वागत है आपके अपने अपने दिशा साइंस क्लासेज पे। आज जो हम लोग क्लास, कल के क्लास में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 किए थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि वनस्पति जगत है, और वनस्पति जगत में हम लोग शैवाल के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना जी। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए, राधे राधे जी, शुभ संध्या, सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं क्लास में, मैं उन लोगों को बता दूं कि परिवर्तन बैच का अभी भी ऑफर अवेलेबल है। तो जो लोग अभी तक इस कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, जल्दी से आप इनरोल हो जाइए। बिल्कुल जी, हाँ। और एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग क्या कीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास, जहां जहां आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी जगह शेयर कर दीजिए। जी हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त है। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही जो है मस्ती से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आज के क्लास में हम लोग फिर से सवाल के बारे में जानेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सवाल में जनन कैसे होता है। और साथ ही साथ जनन के साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि सवाल जनन के साथ साथ, तो जनन तो करते ही हैं, लेकिन जनन के बाद अगर हम उपयोगिता की बात करें, अगर उसके महत्वपूर्ण की बात करें, इंपोर्टेंस की बात करें, तो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए आप अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन की बात करते हैं। कहा जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। हाँ जी, ध्यान से समझिएगा, आपको सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आएगी जिसमें लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से वो कर सकते हैं अगर आप ठान लेते हैं तो, ना जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। चलिए जी, शुरू करें, क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, सत्यम कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र कुमार, छोटू कुमार, हाँ जी, वाह क्या बात है, आरती सिंह, सुजीत कुमार। चलिए, बहुत अच्छा जी। चलिए, बढ़े आगे। आज की क्लास को हम यहां से शुरू करेंगे। टुडे टॉपिक क्या क्या है, यानी हम किस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं, तो पहला है सवाल की विशेषताएं क्या है, यानी सवाल की कुछ क्वालिटी है, सवाल की कुछ गुण है, उन गुणों के बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर बात करेंगे कि सवालों में जनन की प्रक्रिया, जनन की विधि कौन कौन सी है, जनन कैसे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सवाल की उपयोगिता क्या है, सवाल के इंपोर्टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर जी का हाल बा? ठीक बा जी, आपन बताई कैसन हाल चाल बा? चलिए, बायो का नोट्स कब मिलेगा सर? एकदम जल्द मिलेगा, टाइपिंग शुरू है, बस 1 से 2 दिन। अगर कल अगर आपको नहीं मिलते हैं तो परसों निश्चित रूप से मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोट्स आप तक मिल चुके हैं। अब जो है बायोलॉजी की बारी है, और बायोलॉजी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। चलिए चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सवाल की विशेषता के बारे में कि सवाल की विशेषताएं क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग सवाल की विशेषता की बात करें बच्चा जी, तो मैंने आपको कल बताया था कि सवाल जो होता है उसका शरीर कैसा होता है, तो थैलस होता है, यानी फैलाव होता है। कैसा होता है? फैलाव होता है, यानी इसका पादप काय
पादप काय कहिए या इसका जो बॉडी होता है ये कैसा होता है, थैलस होता है, यानी इसके जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसी पे हम लोग बात किए थे कि जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजन नहीं पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे बताया कि शैवाल की विशेषता क्या है। तो पहली अगर विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे कि शैवाल जो होता है थैलस होता है। कैसा होता है, थैलस होता है, थैलाभ होता है। यानी अगर कहा जाए कि शैवाल का शरीर कैसा होता है तो थैलस, थैलाभ या सुकाय होता है। ठीक है, हाँ जी, सुकाय होता है। साउंड स्लो है सर, ओहो एक मिनट, चलिए अब देखिएगा, अब ठीक हो गया होगा। हाँ, बायो का नोट्स मैंने बताया कि बायो का नोट्स आपको जल्दी मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। थोड़ी सी विलंब इसलिए हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के नोट्स जो है पढ़ने शुरू हो गए थे, और अभी जो है आप लोगों को पता होगा कि मिल चुका है बायोलॉजी, और हाँ हाँ बायोलॉजी का बाकी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, हाँ चलिए चलिए बात करते हैं थैलस, थैलाभ या अगर कहें तो इसके साथ में या में कहें तो ये कैसा होता है, सुकाय होता है। कैसा होता है, सुकाय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये शैवाल होता है इसका जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजन नहीं होता है। दूसरी अगर बात करें तो ये अपुष्पीय होते हैं। कैसे होता है जी, अपुष्पीय होते हैं। अपुष्पीय का मतलब क्या होता है कि जो बड़े पादप होते हैं ना, यानी शैवालों में उच्च पादपों के समान, उच्च पादपों के समान पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर चाहें तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शैवालों में उच्च पादपों के समान, किसके समान, उच्च पादपों के समान, उच्च पादपों के समान पुष्प नहीं पाए जाते हैं। पुष्प नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपुष्पीय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अपुष्पीय कहते हैं। ठीक है, तो ये थैलस होता है, यानी किसके जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजन नहीं होता है। दूसरी बात, ये अपुष्पीय होते हैं, यानी शैवालों में उच्च पादपों के समान क्या होता है, उच्च पादपों के समान इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलिए बिल्कुल 2 मिनट कोई लेट भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकंड चैप्टर नहीं है, ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, हाँ तीसरे चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये अभ्रूणीय होता है। कैसा होता है जी, ये अभ्रूणीय होता है, यानी इसमें भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, भ्रूण इसमें नहीं बनता है, और जितने भी उच्च पादप आप देखे होंगे उसमें भ्रूण बनेगा, यानी कि निषेचन की क्रिया होगी, संलयन की क्रिया होगी, और उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, यानी इम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये अभ्रूणीय होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि शैवालों में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, यानी हम कहें, हम यहां पे लिख देते हैं कि शैवालों में युग्मनज से, किससे, युग्मनज जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, किसका, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। और निर्माण जब नहीं होगा तो क्या कहेंगे, नहीं होता है, अतः निर्माण नहीं होता है, अर्थात ये कैसे होते हैं, अर्थात ये अभ्रूणीय होते हैं। कैसे होते हैं, अभ्रूणीय होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीधे ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा कि सवाल में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है या नहीं होता है, तो आप कहिएगा नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभ्रूणीय कहा जाता है। ठीक है, अभ्रूणीय का मतलब हुआ जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता, उसे कहेंगे अभ्रूणीय। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग, चलिए ठीक है, ठीक है जी, हाँ चलिए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि
चौथे नंबर पॉइंट की बात करेंगे, ये असमूहनीय होते हैं। क्या होते हैं? असमूहनीय होते हैं। असमूहनीय का मतलब क्या होता है कि इसमें अ मतलब नहीं और समूहन मतलब समूहन उत्तक है। समूहन उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि इसमें समूहनीय उत्तक है, यानी हम लिखें शैवालों में शैवालों में समूहनीय उत्तक समूहनीय उत्तक है। समूहनीय उत्तक जैसे जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? थैलस होता है। दूसरा पॉइंट अपुष्पीय होता है, यानी इसमें पुष्प नहीं पाया जाता। तीसरा, ये अभ्रूणपोषी होते हैं। और चौथा, इसमें समूहनीय उत्तक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, ठीक है। अब आप लोगों से ये हम पूछे कि जाइलम का क्या कार्य है बच्चा जी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जाइलम क्या काम करता है, अगर जाइलम की बात करें, अगर हम जाइलम की बात करें, किसकी बात करें? जाइलम की बात करें। अगर जाइलम की बात करें, किसकी? जाइलम की बात करें, तो जाइलम का क्या कार्य है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए, जाइलम का क्या कार्य है, ठीक है। हाँ, या इसको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बना सकते हैं कि जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? क्या कार्य है, ठीक है, क्या कार्य है। जाइलम के बारे में एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी आप लोग बताइएगा कि जाइलम उत्तक का क्या कार्य है, क्या काम करता है जाइलम उत्तक। हाँ जी, सभी लोगों को पता होगा कि ये जो जाइलम होता है जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है। किसका? जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है। जैसे यहां समझ लीजिए जाइलम और फ्लोएम दोनों को क्लियर कर देते हैं। ये जाइलम क्या करता है ना, जाइलम क्या करता है कि जो मिट्टी के साथ घुलित खनिज लवण है, इस मिट्टी के साथ घुलित खनिज लवणों को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करके और इसका परिवहन करता है, ठीक है। तो ये जाइलम क्या करेगा? जाइलम अवशोषित करके और इसका परिवहन कराएगा जल एवं घुलित खनिज लवणों का। किसका? जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जल एवं घुलित खनिज लवणों का, किसका? घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है। खनिज लवणों का परिवहन कराता है। लवणों का परिवहन कराता है, परिवहन कराता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि जाइलम में जो पदार्थ का परिवहन होता है उसका दिशा क्या होता है, तो क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। तो जाइलम में जो पदार्थ का परिवहन होता है उसका दिशा क्या होता है, यानी जाइलम में पदार्थों का परिवहन एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है? सॉरी सर, आई एम लेट। है आवाज नहीं आ रहा जी। चलिए अब देखिए तो, हाँ जी, देखिए तो एक बार देखिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, नीचे से ऊपर होता है। बिल्कुल, जो जाइलम होता है वो जाइलम पदार्थ का परिवहन हमेशा नीचे से ऊपर करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो कहिएगा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। यानी हाँ बिल्कुल, जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन एक दिशीय होता है। एक गुरुजी हाँ पूछ रहे हैं, हाँ एक दिशीय होता है, बिल्कुल। तो हम नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि जाइलम में पदार्थ का परिवहन एक दिशीय होता है। क्या होता है? नोट में लिखेंगे कि जाइलम में जल एवं घुलित खनिज, किसका? घुलित खनिज लवणों का परिवहन एक दिशीय दिशा में होता है। कैसे होता है? एक दिशीय होता है।
कैसा होता है जी, कहिएगा एक एक दिशीय होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एक दिशीय होता है। ठीक है, हाँ, एक दिशीय का मतलब हुआ कि एक ही दिशा में करेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं अगर फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम की बात करें तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, यानी द्विदिशीय परिवहन होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, समझ गए होंगे। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़े आगे। चलिए बहुत अच्छा। अब बात करें हम लोग, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, इस बात को आप लोग समझ गए। अब महत्वपूर्ण बिंदु को अगर बात करें हम लोग कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सवाल से संबंधित, सवाल से सवाल से सवाल से संबंधित सवाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, अगर हम इस पे बात कर ले, सवाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, हाँ, देखिए पहला तो चीज आपको ध्यान में रखना है कि सवाल प्रायः अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि ये हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब आपको बता दिए कि गुणसूत्र की संख्या अगर n रूप में है, किस रूप में है, अगर गुणसूत्र n है तो इसे कहेंगे अगुणित। क्या कहेंगे, अगुणित, यानी कि डिप्लॉइड। क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। लेकिन n प्लस n और ये दोनों मिलकर के अगर 2n बना लेता है तो इसे कहते हैं द्विगुणित। क्या कहते हैं, द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित कहते हैं। और इसे अगर सिंगल में है तो इसे कहेंगे अगुणित। क्या कहेंगे, अगुणित कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो सवाल प्रायः कैसे होते हैं, तो सवाल प्रायः अगुणित होते हैं। ठीक है, हाँ, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब आप लोग समझ गए। अब कहिएगा कि अगुणित का मतलब क्या हुआ, तो अगुणित का मतलब हुआ कि इसमें क्रोमोसोम सेट में नहीं होते हैं, यानी n प्लस n यानी 2n के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें दुगुणित अवस्था युग्मक संलयन से बनने वाले युग्मनज यानी जाइगोट, युग्मनज यानी जाइगोट, जब युग्मक और युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होगा तब जाकर के बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और उसी जाइगोट की बात हो रही है कि युग्मनज के रूप में देखी जा सकती है। एक बार और समझिए, इसमें द्विगुणित अवस्था युग्मक संलयन से बनने वाले युग्मनज में देखी जा सकती है। ऐसे युग्मक द्विगुणित अवस्था में नहीं रहते हैं, इसको अभी समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि युग्मक में अर्धसूत्रण विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्रण विभाजन होता है जिसमें अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। किसका, अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। और इन बीजाणुओं के अंकुरन से अगुणित ही नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है युग्मनज। क्या है, ये है युग्मनज। और इस युग्मनज में ध्यान दीजिएगा अर्धसूत्रण विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्रण विभाजन होगा। और अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लैंगिक बीजाणु का निर्माण होता है। किसका, अगुणित लैंगिक तो यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां पे हो रहा है अर्धसूत्रण। क्या हो रहा है, अर्धसूत्रण विभाजन होता है। और अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, अगुणित लैंगिक, क्या बनेगा, अगुणित लैंगिक बीजाणु का निर्माण होगा। और फिर इस अगुणित लैंगिक बीजाणु में जब अंकुरन होगा, क्या होगा, अंकुरन होगा यानी जर्मिनेशन के फलस्वरूप नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। तो ये बात आपको यहां पे समझना है। ठीक है, समझ गए जी सर, आई एम बैक सर, काजल कुमार है, क्या नाम है जी, हाँ, अर्धसूत्रण, बिल्कुल अर्धसूत्रण विभाजन होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग।
इसी चीज को हम लोग यहां पे समझते हैं, यहां पे समझते हैं। देखिए यहां पे होते हैं, यहां पे होते हैं एक तो नर, क्या होते हैं नर, हम जो है नर को प्लस दिखा रहे हैं और मादा को माइनस दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि ये है क्या चीज, तो ये है नर भाग, यानी प्लस वाला को कहेंगे नर, क्या कहेंगे नर, और माइनस वाला को कह रहे हैं हम लोग मादा, क्या कह रहे हैं मादा। ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने प्लस और माइनस को डिनोट किया कि हम आपसे ये पूछेंगे कि नए नए जो सवाल हैं इनका निर्माण कैसे होता है, यानी अगुणित अवस्था में नए सवाल का या नए सवाल का निर्माण कैसे होता है, ये बात आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने आपको एक जो है प्लस और माइनस का सिंबल दिया, प्लस के द्वारा जो है डिनोट किए नर को और माइनस के द्वारा किसको डिनोट किए, तो ऊ माइनस के द्वारा किया हम मादा को। ध्यान दीजिएगा इसमें नर में बनेगा नर युग्मक, क्या बनेगा नर युग्मक, क्या बनेगा नर युग्मक, जिसे हम क्या कहेंगे पुमुनु कहेंगे, और मादा में बनेगा मादा युग्मक, क्या बनेगा मादा युग्मक। ठीक है, समझ गए, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो नर युग्मक है, इस नर युग्मक को कहेंगे पुमुनु, क्या कहेंगे पुमुनु, पुमुनु कहेंगे, क्या कहेंगे पुमुनु, पुमुनु। ठीक है, हाँ पुमुनु नहीं पुमुनु लिखिएगा, पुमनु, क्या कहेंगे पुमनु कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे अंडाणु, क्या कहेंगे अंडाणु। ध्यान से समझिएगा। अब ये 2-3 पॉइंट आप समझ गए कि एक तो नर है, दूसरा क्या है मादा है। नर में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा, और ये दोनों युग्मक कैसे होंगे, तो ये होंगे अगुणित, कैसे होंगे अगुणित होंगे, कैसे होंगे अगुणित, जिसे हम कहेंगे हेप्लॉइड, क्या कहेंगे हेप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे हैप्लॉइड कहेंगे। अब देखिए अब इसके बाद आता है दोनों चरण। इस दोनों को कहां छोड़ा गया, जल में छोड़ दिया गया। कहां छोड़ दिया गया, इस दोनों को जल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हाँ इस दोनों को कहां छोड़ा जाता है, तो जल में छोड़ दिया जाता है। ये हम ले लिए जल, क्या ले लिए जल में छोड़ दिया जाता है। जब जल में छोड़ा जाएगा तो ये दोनों के द्वारा, ठीक है, यानी कि नर युग्मक आएगा, ऐसे नहीं, हाँ नर युग्मक प्लस में मादा युग्मक है, नर युग्मक प्लस में मादा युग्मक। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक ये जब दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे युग्मनज, क्या बनाएंगे युग्मनज। युग्मनज को क्या कहेंगे, युग्मनज को कहेंगे जाइगोट, क्या कहेंगे जाइगोट। ध्यान समझिएगा, हमने आपको क्या बताया कि यहां पे नर युग्मक है फिर मादा युग्मक है, दोनों जब एक साथ मिला तो संलयन की क्रिया हुई, और उस संलयन की क्रिया को हम क्या कहें निषेचन, क्या कहेंगे एक क्रिया हो गई यहां पे, और इसे कहा गया निषेचन, क्या कहा गया फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहा गया। क्या कहा गया निषेचन की क्रिया हो गई, और इसी निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ हुए। हाँ एक साथ हुए, यहां लिखेंगे, यहां पर निषेचन की क्रिया हो गई। ठीक है, ये हो गई निषेचन, यहां पे निषेचन की क्रिया हो रही है, और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बन रहा है क्या, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बन गया युग्मनज। और ये जो युग्मनज है, ये युग्मनज कैसा होता है, तो कहिएगा ये होता है द्विगुणित। कैसा होता है द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित का मतलब हुआ कि इसके पास n था, इसके पास n था, और इसके पास भी n है, और n और n दोनों प्लस हुआ तो यहां बनाया n प्लस n यानी 2n, क्या बनाया 2n, यानी कि ये हो गया द्विगुणित। क्या हो गया, ये हो गया द्विगुणित। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये द्विगुणित, अभी जो है आप यहां सिंबल लिखे कि इसी युग्मन में अर्धसूत्रण विभाजन होगा और अलैंगिक है, यानी अगुणित लैंगिक बीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्रण विभाजन। क्या होगा अर्धसूत्रण विभाजन होगा, और अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा अगुणित लैंगिक बीजाणु का निर्माण होगा। किसका, अलैंगिक, हाँ बिल्कुल
अलैंगिक, अगुणित, अलैंगिक नहीं, ठीक है, अगुणित लिखिएगा कि अगुणित, अगुणित, अगुणित लैंगिक, अगुणित लैंगिक बीजाणु का निर्माण, बीजाणु, बीजाणु का निर्माण, ठीक है, हाँ, अगुणित निर्माण। अब देखिए इस अगुणित लैंगिक बीजाणु में क्या होगा, फिर से होगा अंकुरन, क्या होगा, अंकुरन होगा, और अंकुरन के फलस्वरूप नए नए शैवाल यानी पादपकाय का निर्माण होगा, नए शैवाल, नए शैवाल यानी कि नए शैवाल का निर्माण हो गया, नए शैवाल का निर्माण हो गया। तो ये प्रोसेस है, ये क्या है, ये प्रोसेस है। एक बार समझिएगा, फिर से आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने दो लिया, एक नर और एक मादा, और इन नर में बनने वाले युग्मक को कहेंगे नर युग्मक, और मादा में बनने वाले युग्मक को क्या कहेंगे, मादा युग्मक। नर युग्मक को हम कहेंगे पुंगनु, और मादा युग्मक को कहेंगे अंडाणु। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जल में छोड़ा गया, कहां छोड़ा गया, जल में, पानी में छोड़ा गया। तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचे और दोनों मिलकर के एक क्रिया की जिसका नाम है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा बना क्या, युग्मनज बना, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट कैसा था, तो द्विगुणित था। द्विगुणित क्यों हुआ, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि नर युग्मक में n है और मादा युग्मक में n है, दोनों को प्लस करेंगे तो n प्लस n 2n होगा। क्या होगा, 2n होगा, और दोनों मिलकर के बनाएगा युग्मनज, ठीक है। यहां से प्रोसेस आपको बताए थे कि युग्मनज में क्या होगा, अर्धसूत्रण विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप अगुणित लैंगिक बीजाणु का निर्माण होता है। और पुनः अगुणित लैंगिक बीजाणु में जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन का मतलब अंकुरन होगा, क्या होगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन के उपरांत नए शैवाल का निर्माण होगा, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये पूरा प्रोसेस कितने लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर समझ में आ गया, और आगे चलिए। हाँ, एक बार सभी लोग क्या कीजिए, थम्स अप कर दीजिए, यस सर समझ में आ गया, एक बार थम्स अप कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी से थम्स अप कीजिए सभी लोग, यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, जल्दी से, यस सर। हाँ, तो अगुणित और द्विगुणित आपको समझ में आ गई। हाँ आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है, हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का थम्स अप आना शुरू हो गया, यस सर समझ में आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ये चीजें समझ गए आप लोग कि इसका प्रोसेस क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि शैवालों में जनन की विधियां क्या है, जनन की विधियां क्या है, शैवाल जनन किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल, चलिए मजा आ रहा है जी। हाँ, द्विगुणित का मतलब क्या होता है गुरुजी, द्विगुणित का मतलब होता है कि n+n यानी क्रोमोसोम जब सेट में आ जाए, n+n यानी 2n हो जाए, तब हम कहेंगे द्विगुणित। क्या कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे। हाँ ठीक है। चलिए, सवालों में जनन की विधियां क्या है, तो मैं बता दूं कि सवाल जो है तीनों विधियों के द्वारा जनन की क्रिया करते हैं। वो तीनों विधियां कौन कौन सी है, तो कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों विधियों द्वारा जनन होता है। कायिक का मतलब हुआ, कायिक का मतलब हुआ वेजेटेटिव। क्या हुआ, वेजेटेटिव है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, ये कायिक जनन है, ठीक है, कायिक जनन द्वारा भी करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें अलैंगिक की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि तीनों विधियों द्वारा जनन की क्रिया होता है, किसमें, शैवालों में, ठीक है। हाँ जी, तीनों विधियों द्वारा। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका
प्रमीला कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलिए जी, हाँ, ये तीनों विधियों द्वारा जनन किसमें होता है तो कहिएगा सवाल में तीनों विधियों द्वारा कायिक, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक यानी वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों विधि द्वारा जनन की क्रिया किसमें होती है, सवालों में होती है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कायिक जनन क्या होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कायिक का मतलब होता है कि शरीर का कोई कायिक भाग, जैसे जड़ तनापति, जड़ तनापति उससे अलग होकर के नए का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं, कायिक जनन। तो ठीक इसी प्रकार से सवालों में होता है, सवाल के शरीर के किसी भी भाग के टूटने से नए पादप का यानी नए सवाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यस यस, नए सवाल का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल। चलिए, हाँ, ये बात आपको मैंने पहले ही बताया कि कायिक जनन में क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग के टूटने से नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। अब कल पर लगे काई को अगर आप पैर से कितना भी जो है तोड़ दीजिए, कितना भी अलग अलग कर दीजिए, वो शैवाल खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसका एक हिस्सा भी अगर कहीं पे किनारे पे रुक गया तो पुनः जो है वृद्धि करके अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहें कि कायिक जनन जो है शरीर के किसी भी भाग से होता है। हाँ, विक्रम भारद्वाज जी, चलिए, बिल्कुल, मेरा नाम लीजिए सर। अरे क्या बात करते हो। चलिए चलिए, बढ़िया आगे। एक एक करके बात करेंगे हम लोग, एक एक करके हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम लोग कायिक जनन की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कायिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए जी, कायिक जनन की मैंने अभी बात किया आप लोगों को कि कायिक जनन, फिर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ना जी। अब जहां पर भी लैंगिक जनन की बात आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी, उसमें निश्चित रूप से युग्मक का निर्माण होगा। होगा कि नहीं होगा जी, निश्चित रूप से युग्मक का निर्माण होगा। हाँ हाँ जी, कृष्णा यादव, बिल्कुल। सुमित्रा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कायिक जनन की बात करते हैं। वेजेटेटिव है क्या, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। अब इसकी अगर हम बात करें कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, बिल्कुल, कायिक जनन का मतलब हुआ कि पादप शरीर के कायिक भाग, पादप शरीर के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, किसी भी भाग से नए शैवाल का निर्माण होना, इसमें इसके अंतर्गत आता है कायिक जनन में। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे कि इस प्रकार के जनन में, आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, कहिएगा इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में शैवालों के, शैवालों के शरीर के किसी भी भाग से, शरीर के, शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी, किसी भी भाग से, क्या भाग के लिखिएगा, शरीर के किसी भी भाग, किसी भी भाग के टूटने से ना जी, किसी भी भाग के टूटने से, टूटने से नए शैवाल का निर्माण होता है। किसका, नए शैवाल का, नए शैवाल का निर्माण होता है, नए शैवाल का, नए शैवाल का निर्माण हो जाता है, शैवाल का निर्माण होता है। बात समझ गए, समझ गए, निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, परिभाषा आपको एकदम याद होना चाहिए। निर्माण होता है, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जनन में क्या होता है, तो कहिएगा इस प्रकार के जनन में क्या होगा जी, इस प्रकार के जनन में, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, इस प्रकार के जनन में शैवालों के शरीर के किसी भी भाग से, कोई भी भाग होगा अगर टूटेगा तो टूटने से नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हाँ, नए शैवाल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, जी जी, हम्म।
चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि कायिक जनन में क्या होता है कि शैवाल के शरीर का कोई भी भाग अगर टूटता है या उससे अलग होता है तो नए शैवाल के रूप में वो विकसित हो जाता है। यही कहलाता है पादप जगत, सॉरी, ये कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब यहाँ पे एक अगर बात करें नोट की, अगर यहाँ पे बात करें कि कायिक जनन में सबसे अधिक कौन सा विभाजन महत्वपूर्ण होता है, तो आप कहिएगा खंडन। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है विखंडन द्वारा भी जनन करते हैं, खंडन द्वारा भी जनन करते हैं। लेकिन अगर शैवालों में कायिक जनन की बात करें तो शैवालों में सबसे अधिक खंडन विधि के द्वारा, खंडन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। खंडन का मतलब क्या होता है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं कि सवाल में, नोट में लिख लीजिएगा जी, नोट में आप लिखिएगा, नोट में कि सवालों में कायिक जनन, सवालों में कायिक जनन खंडन यानी कि मुख्य रूप से खंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? कहिएगा सवालों में, सवालों में, सवालों में कायिक जनन, सवालों में कायिक जनन, ठीक है, सवालों में कायिक जनन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो कहिएगा मुख्य रूप से खंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुख्य रूप से खंडन के द्वारा होता है। और खंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, पहले भी बता दिया खंडन क्या होता है। तो खंडन को आप लोग बताइएगा इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बिल्कुल, खंडन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अरे बच्चा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन इसको कहा जाता है। लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन खंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? खंडन द्वारा, खंडन द्वारा होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ अभिजीत कुमार, ठीक है ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब कायिक जनन समझ गए आप लोग। कायिक का मतलब होता है शरीर का कोई कायिक भाग, जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, उससे अलग होकर के नए पादप का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ईख में किस प्रकार का जनन होता है, ईख में यानी गन्ना में, किसमें? गन्ना में किस प्रकार का जनन होता है, तो क्या बताएंगे? जनन होता है, जल्दी से किस प्रकार का जनन होता है, जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। यस सर, यस सर, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रे। चलिए जी जल्दी से बढ़ते आगे। अब बात करते हैं हम लोग और लैंगिक के बारे में। जल्दी से बताइएगा, ईख में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया है कि ईख में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं और लैंगिक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि और लैंगिक में बीजाणु का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा? बीजाणु का, यानी लैंगिक बीजाणु नहीं बनेगा, और लैंगिक बीजाणु बनेगा। किसका? और लैंगिक बीजाणु का निर्माण होता है। बिल्कुल, इसके आंसर आने शुरू हो गए जी कि गन्ना में किस प्रकार का जनन होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी गन्ना में कायिक जनन होता है। क्या होता है? गन्ना में होता है कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन होता है। कायिक जनन यानी उसका कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, उससे अलग होकर के, ठीक इसी प्रकार से गुलाब में भी पाया जाता है। ठीक है, हाँ गुलाब में भी, इसमें भी पाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, पूछिए, आई हैव डाउट। क्या डाउट है? जल्दी से पूछिए। बिल्कुल, कायिक जनन किसमें? गुलाब में भी और गन्ना में भी। अब आप कभी नहीं भूलिएगा, अगर पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग उससे अलग होकर के नए का निर्माण करता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। बिल्कुल, सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। जैसे हाँ बिल्कुल, सनी क्वीन कायिक जनन, राहुल राज, हाँ जीनियस, रोहित कुमार,
संध्या कुमारी, हिमेश, हाँ बिल्कुल सभी के आंसर कायिक जनन, बिल्कुल सही बात है। चलिए बढ़े आगे। अब बात करते हैं हम लोग और लैंगिक की। अगर बात करें तो और लैंगिक जनन में क्या होता है, सवालों में और लैंगिक जनन और लैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सवालों में और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो कहिएगा कि सवालों में और लैंगिक जनन और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। लिखेंगे यहां पे कि सवालों में, लिखेंगे सवालों में और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा, और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा होता है, तो कहिएगा और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये और लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। जो कितने प्रकार के? जो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? कौन कौन होते हैं? तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि इसमें एक आता है जूस्पोर। क्या आता है? बिल्कुल जूस्पोर एक आता है, और दूसरा आता है एप्लिनोस्पोर। क्या आता है? एक की बात करें, 2 की बात करें तो एक आता है जूस्पोर। क्या आता है? एक आता है जूस्पोर। बोलिए तो आप सभी लोग, जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर लिखेंगे, जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर। और दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है? एप्लिनोस्पोर। क्या होता है? एप्लिनोस्पोर। ठीक है, समझ गए? एस्पिनोस्पोर यानी एप्लिनोस्पोर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब यहां पे बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि जूस्पोर और एप्लिनोस्पोर क्या होते हैं। तो ये दोनों के दोनों और लैंगिक बीजाणु होते हैं। कैसे होते हैं? और लैंगिक बीजाणु होते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ये जूस्पोर जो होता है, ये होता है चल बीजाणु। कैसा होता है? चल बीजाणु होता है, यानी गतिशील होता है। कैसा होता है? इसे हम कहते हैं चल बीजाणु। क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं, यानी कि ये होता है गतिशील। कैसा होता है? गतिशील। और इसे कहते हैं अचल बीजाणु। कैसा होता है? अचल बीजाणु होता है। ठीक है, अचल बीजाणु होता है। बात समझ में आ गई? चल बीजाणु को हम कहते हैं कि ये है गतिशील। कैसा है? तो कहिएगा ये होता है गतिशील बीजाणु है, गतिशील बीजाणु है। और ये होता है अगतिशील बीजाणु। कैसा? गतिशील बीजाणु होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं ना। मैंने कई बार इसको बता दिया, आप लोगों को कि ये चल बीजाणु कैसा होता है? गतिशील होता है। और अचल बीजाणु कैसा होता है? तो ये गतिहीन होता है। कैसा होता है? अगतिशील कहिए चाहे गतिहीन। अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं गतिहीन होता है। कैसा होता है? गतिहीन। गतिहीन होता है। ठीक है, गतिहीन बीजाणु होता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मैंने तो बताया अभी कायिक जनन किस में पाया जाता है। पादप की अगर बात करें तो जितने के वर्धी भाग से, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, यानी पत्ती हो गई, उससे अलग होने के बाद अगर नए पादप का निर्माण होता है तो उसमें विधि कौन सी पाई जाएगी? तो कायिक जनन पाई जाएगी। ठीक है, हाँ कायिक जनन पाई जाएगी। तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे ईख हो गया, बांस हो गया, केला हो गया, है ना, ये सब के सब कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। गतिशील क्या होता है निखिल? गतिशील का मतलब होता है जो चल हो सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है चल बीजाणु, जिसमें गति पाई जाती हो, जिसमें मोशन हो। ठीक है, उसी को कहेंगे गतिशील। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बढ़िया आगे बोलिए। समझ में आ गई? जल्दी से समझ में आ गई तो बोलिए यस सर, समझ में आ चुकी है। बढ़िया आगे।
नहीं आई है तो बोलिए एक बार और बताएं। हाँ, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपसे हमको क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है जी। आई एम लेट सर, आर्मी संजय गुप्ता, थैंक्स। चलिए बढ़े आगे, चले बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अभी बात करेंगे पहले पॉइंट में, तो सवाल में जो लैंगिक जनन होता है युग्मक संलयन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है कि लैंगिक जनन की बात जब आ जाती है तो वहां युग्मक संलयन यानी गैमिट्स का गैमिटोजेनेसिस होना जरूरी है। हाँ, अरे क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में लैंगिक जनन युग्मक संलयन के द्वारा होता है, यानी युग्मकों का वहां संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, तत्पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। अब वहीं पे बात करें कि ये सवाल में लैंगिक जनन युग्मक यानी कि ये होते हैं नर युग्मक। क्या होते हैं? यहाँ पे नर युग्मक है, ये है नर युग्मक। यहाँ पे एक चित्र के द्वारा बता रहे हैं आप लोगों को, ये हो गए नर युग्मक। क्या हो गए? ये हो गए नर युग्मक, ठीक है। हाँ समझिएगा थोड़ा देर के लिए, ये हो गए नर है और ये हो गए मादा। क्या हो गए? मादा। तो मादा में मादा युग्मक बनेगा और नर में नर युग्मक बनेगा, यानी कि ये बनाएगा नर युग्मक। क्या बनाएगा? नर युग्मक है, नर युग्मक है, ठीक है। हाँ जी, चलिए ये हो गया नर युग्मक, नर युग्मक है, नर युग्मक। चलिए नर है और ये है मादा, ठीक है। नर हो गया और एक हो गया मादा। अब ठीक से बना रहे देखिएगा आप लोग मानिएगा नहीं, चित्र बनवाइए कीजिएगा। ये हो गया नर और ये हो गया मादा। नर में बनेगा नर युग्मक। क्या बनेगा? नर युग्मक, नर युग्मक बनेगा और मादा में बनेगा मादा युग्मक। क्या बनेगा? मादा युग्मक है, मादा युग्मक बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब एक साथ मिलेगा, दोनों जब एक साथ मिलेगा तो इसको कहेंगे, यानी कि ये हो रहा है संलयन। क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है गुरुजी संलयन। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे क्या हो रहा है तो यहां हो रहा है संलयन। क्या हो रहा है? संलयन। संलयन का मतलब हुआ मिलना, संलयन, संलयन हो रहा है यहाँ पे। और संलयन के पश्चात बन रहा है युग्मनज। क्या बन रहा है? युग्मनज बन रहा है और युग्मनज को ही कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोट। मैंने आपको ये बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब ये दोनों संलयन करते हैं, वही बात है कि सवाल में लैंगिक जनन युग्मक संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? युग्मक संलयन के द्वारा होता है। और युग्मक संलयन का मतलब समझ आ रहा है कि नर और मादा ये दोनों युग्मक एक साथ मिलेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे, तत्पश्चात बनेगा युग्मनज। और ये युग्मनज कैसा होगा? तो ये युग्मनज होगा द्विगुणित, ठीक है। ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए बात करते हैं आगे। यहीं पे है जी, ओ ये तो छूट गया। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं संरचना एवं आकार के आधार पर युग्मक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के युग्मक होते हैं। किस आधार पर? तो संरचना एवं आकार के आधार पर कितने प्रकार के होगा? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहला क्या होता है? आइसोगेमी यानी समयुग्मजी। क्या होता है? समयुग्मकी, जिसे हम कहते हैं आइसोगेमी। क्या कहते हैं? आप लिखेंगे आइसोगेमी, आइसोगेमी थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। आइसोगेमी। दूसरा क्या है? एन आइसोगेमी, ठीक है, ए एन आइसोगेमी, ठीक है, एन आइसोगेमी। और ओगेमी कैसा है? ओगेमी है, यानी विषम अंड युग्मी है। यानी कि पहला कहिएगा समयुग्मकी, समयुग्मकी और समयुग्मकी और विषम समयुग्मकी, या इसी को कहिएगा अंड युग्मकी। क्या कहिएगा? अंड युग्मकी, ठीक है। हाँ जी,
समझ में आ गई। तो कितने प्रकार के हैं सभी लोग बोलिए कि संरचना एवं आकार के आधार पर युग्मक कितने प्रकार के, बोलिए सभी लोग। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइसोगेमी, एक होते हैं एन आइसोगेमी और दूसरा होता है ओगेमी। क्या होता है? ओगेमी। सभी लोग बोलिए, तो मेरे साथ बोलिएगा, आप सभी लोगों को याद हो जाएगा अभी। हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए जल्दी से बोलिएगा। पिछला वीडियो देख लीजिए आप लोग जाकर के। हाँ क्या नाम है जी आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार आप पिछला वीडियो देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 की बात है, द्विनाम पद्धति। ठीक है, हाँ बिल्कुल नोट्स में, हाँ बिल्कुल सही बात है कि संरचना एवं आकार के आधार पर युग्मक हो गए 3 प्रकार के। नाम लिखिए आप सभी लोग, अगर नाम टाइप कर दीजिएगा ना, एक बार अगर टाइप कर दीजिएगा, आप नहीं भूलिएगा। आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ओगेमी, ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 3 प्रकार के हैं। बढ़े आगे, चलिए बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वाह क्या बात है। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, इसमें हम समयुग्मकी की बात करते हैं, आइसोगेमी की बात करते हैं कि आइसोगेमी होता क्या है। आइसोगेमी क्या होता है बच्चा जी? तो वैसे युग्मक होते हैं, यानी कि दोनों युग्मक, यानी दोनों युग्मक को जो संरचना एवं आकार में एक समान हो, यानी उनकी संरचना और आकार दोनों समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आइसोगेमी। ठीक है, यानी कि हाँ जी परिभाषा बोलिएगा आप लोग, कैसे बोलिएगा कि दोनों युग्मक जो संरचना एवं आकार के दृष्टि से, यानी कि उसका स्ट्रक्चर और मेजरमेंट यानी मापन दोनों में एक समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आइसोगेमी। क्या कहेंगे? आइसोगेमी कहेंगे। बिल्कुल हाँ जी चलिए आइसोगेमी, तो हम कहेंगे दोनों युग्मक है। हम कैसे बोलेंगे? दोनों युग्मक है जो संरचना एवं, दोनों युग्मक है, युग्मक को क्या बोलेंगे? गैमिट। दोनों युग्मक जो संरचना एवं आकार में क्या हो? आकार में या मापन में, कहेंगे दोनों युग्मक जो संरचना एवं आकार में समान हो। आकार में क्या हो? समान हो, यानी बराबर हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समयुग्मकी। क्या कहेंगे? समयुग्मकी कहेंगे। क्या कहेंगे? समयुग्मकी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात कर लें, अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए उदाहरण की अगर बात करें, तो ये क्लेमाइडोमोनास के जो युग्मक होते हैं, ये गुण उसमें पाया जाता है। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे? क्लेमाइडोमोनास। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में जब होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ये स्पाइरोगाइडा, क्लेमाइडोमोनास, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो लिखेंगे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए ये क्या है कि दोनों युग्मक जो संरचना एवं आकार में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक युग्मक है, यहाँ पर एक युग्मक है। ठीक है, ये युग्मक है, और एक और यहाँ पर युग्मक है। ठीक है, एक यहाँ पर भी युग्मक है, और ये दोनों युग्मक ये दोनों के दोनों युग्मक कैसे हैं? ये दोनों के दोनों युग्मक गुरुजी, ये दोनों के दोनों संरचना एवं आकार में समान है। कैसे हैं? ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो दोनों के दोनों समान है। कैसे हैं? समान है। किस दृष्टि से? संरचना एवं आकार के दृष्टि से ये समान है। तब हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समयुग्मकी। क्या कहेंगे? समयुग्मकी कहेंगे। और इस प्रकार के युग्मक कहाँ मिलते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास जैसे सवालों में इस प्रकार के युग्मक मिलते हैं। साथ ही साथ स्पाइरोगाइडा भी लिखेंगे। स्पाइरोगाइडा क्या लिखेंगे?
गायरा, क्या लिखेंगे, एस्पाइरो गायरा। इसमें भी जो है इस प्रकार के आपको युग्मक देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं असमयुग्मकी की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं असमयुग्मकी की बात करते हैं। असमयुग्मकी क्या होता है, ठीक है। हाँ, असमयुग्मकी क्या होता है, जब दोनों युग्मक, यहां पे आप लोग देखें कि स्ट्रक्चर और क्या, मेजरमेंट, यानी कि संरचना एवं आकार के दृष्टि से जब दोनों युग्मक समान थे तो उसे कहा गया समयुग्मकी। क्या कहा गया, समयुग्मकी। लेकिन लेकिन अगर अलग अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, इसका ऑपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है, इसका ऑपोजिट कर दीजिएगा कि अगर जब दोनों युग्मक संरचना एवं आकार के दृष्टिकोण से अगर अलग अलग पाए जाते हो, यानी अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे असमयुग्मकी। क्या कहेंगे, असमयुग्मकी। बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर एक जो है युग्मक है, यहां पर एक युग्मक है, ये मान लीजिए कि एक युग्मक यहां पर हो गया, ठीक है, ये एक युग्मक हो गया, और यहां पर एक युग्मक हो गया, यहां पर एक युग्मक हो गया, ठीक है, ये दूसरा युग्मक हो गया, ठीक है, समझिएगा, ये दूसरा युग्मक हो गया। अगर इसको देखा जाए तो इसका आकार क्या है, बड़ा है, और इसका आकार क्या है, तो इसका आकार गुरुजी छोटा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये संरचना एवं आकार में दोनों एक समान नहीं है, अतः इसे हम क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी कि ये दोनों समान नहीं है, कहेंगे ये दोनों युग्मक है, ये दोनों युग्मक है, युग्मक समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है। बात समझ गए, ये दोनों युग्मक समान नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताने का, हाँ बिल्कुल सर, टाइम चेंज कर दीजिएगा। अरे बहुत सारे क्लास है ना, एक क्लास को इधर उधर करने में सारे क्लास जो है ना, हाँ बिखर जाएंगे, सारे क्लास को इधर उधर करना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर संरचना एवं आकार के दृष्टिकोण से अगर दोनों युग्मक समान नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहेंगे। क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहेंगे। तो लिख लेंगे कि युग्मकों, हाँ लिखेंगे, दोनों युग्मक है जब दोनों युग्मक संरचना जब दोनों युग्मक संरचना एवं आकार के दृष्टि, किसके, आकार के दृष्टिकोण से समान नहीं हो, क्या हो, समान नहीं हो, दृष्टिकोण से समान नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं जी, तो उसे हम कहते हैं असमयुग्मकी। क्या कहते हैं, असमयुग्मकी कहा जाता है। समझ गए, सभी लोग समझ गए, कहा जाता है। बोलिए किनको किनको समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप कीजिए। यस सर, हमें समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि जब दोनों युग्मक संरचना एवं आकार के दृष्टिकोण से समान नहीं हो तो उसे असमयुग्मकी कहा जाता है। इसको चित्र के माध्यम से समझिए कि एक युग्मक यहाँ पे है और दूसरा युग्मक यहाँ पे, यानी एक युग्मक ए है और दूसरा युग्मक बी है, ठीक है, दूसरा युग्मक बी है। ए का आकार बी की अपेक्षा बड़ा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, इस वजह से इसे हम कहेंगे असमयुग्मकी। क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहेंगे, ठीक है। अगर हम वहीं पे एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल थम्स अप कीजिए, यस सर समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल। चलिए अगर हम उदाहरण की बात करें, किसकी, उदाहरण की बात करें, अगर इसके उदाहरण की बात करें, जी हाँ, हाँ जल्दी से थम्स अप कीजिए, यस सर समझ में आ गई, समझ में आ गई, तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ, आप लोग के थम्स अप जो है हमको मोटिवेट करता है और हमको लगता है ना कि मैं जितना भी बता रहा हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ उसमें से समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ जी जी, हाँ असमयुग्मक है, ठीक है, ठीक है।
हाँ, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे पेन, हाँ पेंडोरिना, क्या बात करेंगे, लिखेंगे पेंडोरिना, इसका एग्जाम्पल है। ये जो पेंडोरिना है एक शैवाल है, और इसमें जो है इस तरह के युग्मक मिलते हैं, एक छोटा युग्मक और एक बड़ा युग्मक, ठीक है। हाँ जी, समझ गए, वाह क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, एक और है, समाप्त कर लेते हैं, एक और है, और सम युग्मकी समझ गए। अब समझते हैं हम लोग विषम या अंड युग्मकी ओगेमी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, बड़े, हाँ चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम लोग अंड युग्मकी की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की गतिशीलता के आधार पर इसको बांटा गया, किसके आधार पे, चलिए टुनटुन कुमार धन्यवाद आपका। चेतना किसे कहते हैं गुरुजी? हम्म, अच्छा जी, ये वाला, ये पेंडोरिना क्या होता है, पेंडोरिना एक सवाल है, क्या है, एक सवाल है जिसमें इस प्रकार के युग्मक देखने को मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विषम या अंड युग्मकी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक अगतिशील और बड़ा होता है, कैसा होता है, अगतिशील और बड़ा होता है, तथा नर युग्मक गतिशील एवं छोटा होता है, कैसा होता है, गतिशील एवं छोटा होता है, ठीक है। हाँ चलिए लिखेंगे कि जब मादा युग्मक, मादा युग्मक, यहां देखिए, चित्र पहले बनाते हैं। ये देखिए मादा युग्मक कैसा होता है, तो बड़ा होता है, कैसा होता है, ये है मादा युग्मक, क्या है, ये हो गया मादा युग्मक, और ये मादा युग्मक कैसा होता है, तो ये होता है बड़ा, कैसा होता है, मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक, और ये कैसा है, तो ये होता है बड़ा, कैसा होता है, बड़ा, और बड़ा होने के साथ साथ ये कैसा होता है, अगतिशील होता है, कैसा होता है, कहिए गुरुजी, अगतिशील होता है, कैसा, यहां लिखेंगे ये होता है अगतिशील, गतिशील, अगतिशील, यानी इसमें गति नहीं पाई जाती है। वहीं अगर बात करें, वहीं पे बात करें अगर नर युग्मक की, किसकी बात करें, अगर हम नर युग्मक की बात करें, तो ये जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक छोटा होता है, कैसा होता है, यानी लिखेंगे नर युग्मक, नर युग्मक कैसा होता है, तो ये होता है छोटा, दोनों तो बराबर दिख रहा है जी दोनों बराबर दिख रहा है, छोटा लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा छोटा हो गया। चलिए, नर युग्मक कैसा होता है, तो कहिएगा नर युग्मक छोटा होता है, और छोटा होने के साथ साथ ये कैसा होता है, लेकिन ये होता है गतिशील, कैसा होता है, ये होता है गतिशील, कैसा होता है, गतिशील होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब मादा युग्मक बड़ा एवं अगतिशील, नर युग्मक छोटा एवं गतिशील हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओगेमी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओगेमी, बिल्कुल समझ गए। इस चित्र के माध्यम से ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ओगेमी किसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहां आप लिख सकते हैं कि इसमें, इसमें मादा युग्मक, मादा युग्मक बड़ा, कैसा, मादा युग्मक बड़ा एवं अगतिशील, अगति, मादा युग्मक बड़ा एवं अगतिशील, तथा नर युग्मक, नर युग्मक छोटा एवं गतिशील होता है, छोटा एवं गतिशील होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ गए, बड़ा एवं
कैसा होता है, अगतिशील, और छोटा और कैसा होगा, गतिशील होगा। बिल्कुल, जो छोटा है वो कैसा है, गतिशील है, और जो बड़ा है वो कैसा है, अगतिशील है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। चलिए, उदाहरण की अगर बात करें, अगर इसके उदाहरण की बात करें, अगर यहाँ पे अगर उदाहरण लें, यानी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा, पहला एग्जाम्पल है में काढ़ा। बिल्कुल याद होगा, काढ़ा, वही काढ़ा जो पहनते हैं, नहीं वो काढ़ा नहीं है, काढ़ा एक सवाल है। क्या है, काढ़ा, काढ़ा एक सवाल है। काढ़ा के साथ साथ, हाँ बिल्कुल, सारगासम है, सारगैसम न, सारगासम, क्या है, सारगासम है, ये भी एक सवाल है। और इसमें इसमें इस तरह से युग्मक मिलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये इसकी प्रवृत्ति है, ये इसका गुण है, इसकी क्वालिटी है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, यही बात है। चलिए, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये पूरा तीनों का तीनों समाप्त हो गया। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि सवाल की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, सवाल की विशेषता। ठीक है, सवाल की विशेषता को देखे, सवाल, सवाल की विशेषता। ठीक है, और विशेषता के साथ हम लोग ये भी देखे, सवाल की विशेषता, और फिर हम लोग क्या देखे, हम लोग सवाल में जनन पढ़े। क्या पढ़े, जनन, सवाल में जनन। ठीक है, इसमें से हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, सवाल में जनन, ये भी हम लोग क्लियर कर लिए। कल के क्लास में, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल की उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सवाल के उपयोग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सवाल के उपयोग की बात करेंगे कि मानव जीवन में सवाल किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव जीवन में, किसमें, मानव जीवन के लिए सवाल का महत्व है। क्या, सवाल का महत्व है, इस पर हम बात करेंगे, सवाल का महत्व पर बात करेंगे कल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इतनी चीजें आप लोग समझे। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा। क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक बार सभी लोग बताइएगा थम्स अप करके। और जाने से पहले आप सभी लोग क्या कीजिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट देंगे आपको। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव लाइव प्लीज। हाँ लाएंगे, एकदम लाएंगे जी। और पूछिए जल्दी से, एकदम टाइम नहीं है, 1 मिनट के अंदर जितने सवाल आपको पूछने हैं पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना किसे कहते हैं, हाँ, ज्ञान या चेतना का भंडार मस्तिष्क, जब मस्तिष्क पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे सेरिबेलम को ज्ञान या चेतना का भंडार कहा जाता है। सोचने के, समझने यानी स्मरण शक्ति। ठीक है, उससे संबंधित है। बिल्कुल, युग्मक क्या होता है, अरे जो नर युग्मक यानी जो शुक्राणु होता है उसको नर युग्मक कहते हैं, और जो अंडाणु होता है, जो अंड बनता है, उसको मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए जल्दी से, चेतना बता दिया जी, सोचने समझने से शक्ति है, और स्मरण शक्ति वो ब्रेन जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कैसे हैं हम, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तभी तो आपके सामने इतने जो है एकदम मजे मजे से पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समय हो गया है, मैं तो वही, हाँ बिल्कुल समय हो चुका है। 4 स्टार दे रहा हूं, क्यों 4 स्टार दे रहे हैं जी, 5 स्टार में से 1 स्टार कहाँ ले जाइएगा, निखिल कुमार, ओहो, दे दीजिए, यहीं पे हमारों में ले जाइएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से एंजॉय करते हुए बायोलॉजी क्लास में सभी लोग जुड़िए, और अपने दोस्तों को जुड़िए, और एकदम मजे मजे बायोलॉजी को आनंद लेते हुए पढ़िए। ठीक है, बायोलॉजी उतना कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, अभी से अब आप लोगों को कैसा लग रहा है बायोलॉजी, एकदम जरूर कमेंट करके आप बताइएगा कि आप लोगों को अभी लगभग 2 माह हो गए ना आप लोगों को हमसे पढ़ते हुए, आप लोगों को अब बायोलॉजी कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ जरूर बताइएगा। एकदम इजी वे में बायोलॉजी को समझेंगे, और एकदम कोई बड़ा चीज नहीं है बायोलॉजी। ठीक है, हाँ इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है जो कठिन है, लेकिन वो इतना बार जो है आपके साथ रिपीट हो जाएंगे ना कि वे ये भी याद हो जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे ना, डॉक्टर को, डॉक्टर एक दवा लिखते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे 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 करते खींच देते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर और जो
दवा वाले होते हैं, यानी दवा दुकान वाले होते हैं, वही पढ़ पाते हैं। तो क्या है, उन लोगों ने जो है एक अक्षर को देखा, जैसे हमको लिखना है एरिथ्रोमाइसिन, तो हमने AR लिख दिया और इसको खींच के लेके चले गए। तो हम जब इस तरह से खींचेंगे तो हम कहेंगे ये एरिथ्रोमाइसिन है। क्यों एरिथ्रोमाइसिन पढ़ लिए? क्योंकि हमारे साथ इस तरह का पर्चा इतना बार गुजर चुका है कि हम इसको देख करके बता देंगे कि एरिथ्रोमाइसिन ही है। ठीक है, तो वैसे ही बायोलॉजी का टेक्निकल टर्म है, इतना बार आप लोगों से होकर के गुजरेगा कि वो यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, यूं ही याद हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मजे मजे पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह एंजॉय करते हुए बायोलॉजी क्लास में आप और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। चलिए मिलते हैं।